in association with Nestle Fruit-O-Vitals. Go Royal. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहाम खान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का पहले माज़रत ख़्वाना रवैया और फिर अचानक हामी। तालिबान ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी 3 अरकान तक ही महदूद कर दी। तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होने से हर कोई इनकारी क्यों? मुज़ाकरात मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँच पाएंगे? ये है हमारा आज का मौज़ू। मेरा अंदाजा ये है कि दबाव फिर शुरू हो गया है। जुलूस से भी शुरू कर लेता है वज़ीर आज़म, लेकिन वो बाद में हालात का सामना नहीं कर सकता। जिन लोगों ने हमसे मिलना था उन्होंने ऐन वक्त पे माजरत कर दी। और नाजरीन, ये बातचीत चलती ही रहेगी। आज हमारे पैनलिस्ट जो हमसे डायलॉग के बारे में और डायलॉग कमेटीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे, AVM शहजाद चौधरी हैं हमारे साथ, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PPP के रहनुमा हैं। जान अशरक ज़ई साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं JUIF के। इसके अलावा हम रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब से भी बात करेंगे और अयाज अमीर से भी, होपफुली ऑन द टेलीफोन लाइन अ लिटिल बिट लेटर इन द प्रोग्राम। जान अशरक ज़ई साहब, पहले इमरान खान इनकारी, अब मौलाना फजल रहमान ने जो फैसला किया है, हमेशा से मुज़ाकरात के जो हामी रहे हैं, ये अब क्यों बैकआउट कर रहे हैं? आई एम श्योर कि आपके पास एक बहुत जबरदस्त PR स्टेटमेंट रेडी एंड प्रिपेयर्ड होगी, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी से अलहदगी का ऐलान करना, इस मौके पर अलहदगी का ऐलान करना, उसके बाद हुकूमती कमेटी ने इस पर अफसोस का भी इजहार किया है। कल हमारी इरफान सिद्दीकी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात को स्ट्रेस दिया, एम्फसाइज किया कि अगर ये कमेटी में शामिल होने पे राजी और हामी हो जाते तो शायद ये सिलसिला आगे बढ़ सकता था। वजूहात क्या हैं? पहली बात यह कि हम सब अमन चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, हमने काम किया है। अब तरीक़ाकार पे हमारी राय डिफरेंट है। तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि कमेटी बनाई गई है और दूसरी तरफ तालिबान ने कुछ नाम सेलेक्ट किए हैं। अब कोई भी ये नहीं कर रहा कि इसमें अच्छे लोग नहीं है, कोई ये नहीं कर रहा कि नेकनियती का इशू है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमने अफेक्टिव तरीक़ाकार के तहत मुज़ाकरात शुरू करते तो मेरे ख्याल में एक माजी की गलतियां हम ना दोहराते। अच्छा, तो इफेक्टिव क्या होता? आपके नजदीक क्या होता? दो बातें होती। एक तो ये कि हम सब तमाम सियासी लीडरशिप जो है वो इस बात पे उन्होंने दस्तखत किए हैं, वो बाउंड है, उन्होंने वादा किया था कि कबायली आवाम को हम इन्वॉल्व करेंगे मैकेनिज्म के तौर पे, फोरम के तौर पे, और जिरगा नेशनल जिरगा कन्वेंशन सेंटर में सबने मैंडेट दिया था। अब अगर हमने एक और फोरम बना दिया है तो कम से कम हमें इतमाद में लिया जाता, हमें बताया जाता, हम जाके जिरगे को कहते कि जी अब एक बेहतर फोरम है, लिहाजा लेट्स ट्राई दिस, और हम अपील करते कि हम वादाखोर नहीं, हम आपके पास। लेकिन टेक्निकली तो अगर आपका नाम तालिबान की तरफ से अगर आया है तो आप जिरगा को फिर भी इन्वॉल्व कर सकते थे, आप उनकी तरफ से ये राय डाल सकते थे अगर हुकूमत से ये खतरा हो। कौन है जिरगा को इन्वॉल्व करने वाले? जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है जिरगा के पीछे, हम तो एक पार्टी है, रिस्पांसिबल पोजीशन पे तो PMLNU ने। रहा तालिबान की बात, तालिबान की ने भी नियति से हमारा जो पार्टी का कैंडिडेट उसका नाम दिया होगा, लेकिन क्या तालिबान तो एक अलग स्ट्रक्चर है उनके, हम तो पोलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, हम एक सियासी पार्टी है, हमारे नजरियाती इख्तलाफात रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने एक रोल अदा करना है तो उसके लिए 2 फरीक है, हुकूमत और तालिबान। अब इसके लिए मीडिएशन का तरीकाकार क्या है? इसके लिए 3 पार्टियां, मेरे ख्याल में मीडिएशन का इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं हो सकता। आज 3 पार्टियां ऑपरेट कर रही हैं, हुकूमत की, ये जो तालिबान ने मुंतखब की, नॉमिनेट की है, और तालिबान की ओवरसी कमेटी है। अब इसीलिए तो हम कह रहे थे कि मीडिएशन के लिए जो लोकल कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म है वो सबसे इफेक्टिव था। तो आप तो हुकूमत का हिस्सा है, अगर हुकूमत के हिस्से में जो पार्टी है उसको हुकूमती कमेटी पे या हुकूमत के जो मैकेनिज्म है उस पर एतमाद नहीं होगा तो बाकी तो फिर आधा घंटा पहले हमें बताया गया था। अब अगर हमारी ताउन की जरूरत है तो हमें बताया जाए। आधा घंटा पहले हमें बताया गया कि हम कमेटी बना रहे हैं। तालिबान ने भी दूसरी तरफ जरगे को मुस्तरद किया है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके मुतालबात क्या है? हुकूमत में जो पार्टी शामिल हैं, जो उनमें शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनके भी मुतालबात हैं। इससे पहले कि तालिबान के मुतालबात पे सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये वेल इंटेंडेड कमिटीज है, इनकी नियत पे कोई तो फतूर नहीं, कैपेबिलिटी का इशू है, कुव्वत का इशू है, हम कोई ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं। कैपेबिलिटी का इशू किस तरह है? आपको लगता है कि कैपेबिलिटी हुकूमती कमेटी में नहीं है या तालिबान की कमेटी में नहीं? दोनों कमेटी में नहीं, दोनों में नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कि इसको जो है डिस्क्राइब कैपेबिलिटी टू मी, सलाहियत की कमी है। सलाहियत ये है हमारे ख्याल में कि इनके पीछे सियासी पार्टियों का जो फाटा के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों का कंसेंसस था मैकेनिज्म पे, वो नहीं है।
सब पार्टियों के तहफुजात है. अब अगर आपने पार्टियों को ले जाना है अपने साथ तो आप फौरन, क्योंकि हम इसको एक ऐसी प्रोसेस नहीं होना जाना चाहते हैं कि हम मलाइन हो. द डेविल इज इन सब डिटेल. माजी में क्या हुआ, लाल मस्जिद में क्या हुआ, इसी तरह मुज़ाकरात हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, उसमें इश्यू था कैपेबिलिटी का, फिर जो है ऑपरेशन की तरफ हम चले गए. 10 सवाल चौधरी साहब आपसे एग्री करें, सलाहियत की कमी है, किस तरह सलाहियत मेरिट किस तरह मैं तो चौधरी साहब से दोनों बातों पे इत्तेफाक नहीं करता. नियत का भी बड़ा मसला है. देखें, सबसे पहली बात तो ये है उनको सलाहियत पे था लेकिन नियत पे शक नहीं था, आपको नियत पे भी शक है. देखें, पहली बात तो ये कि कंपोजिशन देखें. गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो मेजर आमिर साहब के ऊपर है, इरफान सदीकी साहब हैं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हैं, और जो तालिबान की कमेटी है उसमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब हैं, मौलवी अब्दुल अजीज साहब हैं, और उसके बाद मौलाना समीउल हक हैं. आज औरिया मकबूल साहब और अंसार अब्बासी साहब का भी किसी ने कहा, लेकिन उन्होंने तो डिक्लाइन कर दिया है. तो खैर मैं देखें, तालिबान का मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि हम चीख के गले से चीख कर कह रहे थे कि ये तालिबान है भाई. आज इमरान खान साहब, औरिया मकबूल, अंसार अब्बासी, आप लोग हमारी बात ही नहीं मान रहे थे. अब शुक्र है उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कौन है. दो बुनियादी बात मतलब है कि आपके जो कम्युनिकेशन लेवल है तालिबान से जरा बेहतर है. नहीं, तालिबान ने खुद कह दिया ना, हमारे हम बता रहे थे उनका है, आप नहीं, आप लोग मान ही नहीं रहे थे. हम कह रहे थे आपको ये मुझे लग रहा है कि औरिया मकबूल साहब पीटीआई वाले तालिबान है, आप कहते थे नहीं है ये हमारे लोग हैं. बहरहाल अब उन्होंने खुद कह दिया तो अब हम क्या करें. अब दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा नियत का, नियत में मैं इसलिए कह रहा हूं, देखें मेरा बड़ा एहतराम है मेजर आमिर साहब के लिए. आज गिला भी किया उन्होंने कि कहीं मैं खिलाफ बोला, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं बोल रहा. बड़ा उनसे एहतराम का ताल्लुक है. बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता है कि जो हुकूमत के तीनों अराकीन हैं उनकी वाज़ेह सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान के लिए, और जो ये तालिबान वाले हैं वो तो हैं ही तालिबान वाले. अब मसला क्या होगा. लेकिन फवाद देखें, आप रीजनेबल लॉजिकल शख्स हैं, आप जाहिर है अगर उनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, अगर आप कोई बहुत एंटी लोग हुकूमती कमेटी पे बिठाएंगे तो जाहिर है वो तो सुनने को बात ही नहीं तैयार होंगे. तो जो 50,000 लोग शहीद हुए हैं, आपका ख्याल है कि हम प्रो तालिबान लोगों से मुज़ाकरात करके उनके तमाम जो राइट्स उनको कॉम्प्रोमाइज कर दें? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, लेकिन अगर हमारा बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो, ये तो रियासत पाकिस्तान को, so you want somebody very anti Taliban? I want someone who can represent the state's point of view. क्या ये तीनों, इरफान सदीकी साहब, आपका ख्याल है रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दे सकते हैं? क्या वो पीपल्स पार्टी की उनके ऊपर एतमाद होगा? हमारा तो बिल्कुल एतमाद नहीं है. शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी, मैथमेटिकली राउंड अप करेंगे हम इसको फ्रॉम अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि स्ट्रेटजीज कैसे बनानी चाहिए. रहीमुल्लाह यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया फोन पे, और यूसुफजई साहब, सिर्फ सवाए आपके, क्योंकि आपका भी नाम है हुकूमती कमेटी में, लेकिन आपको मेंशन करके, सिंगल आउट करके कहा गया, तजिया निगारों ने भी और वो भी जो अपने को शल्वी से के लिबरल डिस्क्राइब करेंगे कि आपके नाम पर एतराज नहीं है, लेकिन बाकी तीनों के नामों पर बड़ी क्लियरली कहा गया कि बड़े प्रो तालिबान नाम है, बल्कि तालिबान कहा गया है उनको. यूसुफजई साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि इन हालात में, ऑल्दो ये भी बात बार बार दोहराई जाती है कि मीडिया में इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इतनी कोताहियां हो रही हैं, हुकूमती कमेटी बनाने में ही इतनी गलतियां हो रही हैं, इतनी क्रिटिसिज्म, तनकीद आ रही है, तो फिर आप इसको किस तरह देखते हैं कि कोई हम हतमी शक्ल देखेंगे, ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे भी कि नहीं, जबकि एतमाद ही की कमी है? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि एतमाद की कमी है, और ये इतना एक मुश्किल काम है कि इसमें इस तरह की बातें आएंगी. आज जो हुआ, या जो पहले दो अरकान जिनका नाम तालिबान ने दिया, उन्होंने माजरत कर ली, इमरान खान ने और मुफ्ती कफायतुल्लाह ने, और आज जो किसी ने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए. जब हमारी अपनी मीटिंग हुई तो हमने फैसला किया था कि सारे फैसले मुत्तफिका होंगे. तो ये कुछ जरूरत महसूस हुई कि चीजें ऐसी हैं, उनकी वजाहत होनी चाहिए, तो वजाहतें मांगी गई, इनकार नहीं किया गया. और देखिए, हमारे बारे में भी शायद ये लोग कहेंगे कि भाई ये कमेटी कितनी बाइख्तियार है, और इस तरह तालिबान की ये जो कमेटी है, जो 3 इसमें लोग शामिल हैं, मौलाना समीउल्लाह, प्रोफेसर इब्राहिम खान और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि एज वी स्पीक किस्सा खानी बाजार पेशावर में एक बम धमाका हुआ है. वी गोइंग टू ब्रेकिंग न्यूज, टेकिंग अ ब्रेक हियर. वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहाम खान, और हम बात ही कर रहे थे डायलॉग की, और डायलॉग कहाँ तक पहुँचेगा जब ये अफसोसनाक खबर आई है कि सखानी बाजार में पेशावर ब्लास्ट की. AVM शहजाद चौधरी, आप सबकी बात सुन रहे हैं.
लॉजिकल मैथमेटिकल कंक्लूजन क्या आप इससे ड्रॉ देखिए, करते हैं? मैं तो थोड़ा सा जरा इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारी देखता हूँ। 21वीं सेंचुरी की स्टेट है पाकिस्तान, 4th जनरेशन वॉर लड़ रहा है पिछले 10-12 साल से, और जिसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसी साइंसेज हैं जिसके अंदर लोग PhD करते हैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से। और हमारा जो तरीका है इसको रिजॉल्व करने का वो ऐसा है जैसे कोई खानदानी दुश्मनी 4-6 आदमी बैठ के बीच में आपस में मुआहदा करवा देंगे। तो खानदानी दुश्मनी तो है नहीं, ये तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, 21st सेंचुरी स्टेट फाइटिंग अ ग्रुप जो कि इंसर्जेंट्स का ग्रुप था। जब आपने ये कुछ करना हो तो आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए, आपको पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, आपको स्ट्रेटेजाइजेशन चाहिए। जब आप इन 4 चीज़ों का इम्तजाज करेंगे तो फिर आप एक ऐसा देरपा और सस्टेनेबल सोल्यूशन रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं जो कि इस रेजोल्यूशन के बाद सस्टेन करेगा और रुकेगा और रहेगा काफी देर तक। अगर नहीं तो होगा ये कि जिस तरीके से आज 3 पार्टियां हैं या 3 कमेटियां हैं जो कि इस मैदान में अमल पैरा है, ईच वन ऑफ देम इज वेरी रिस्पेक्टेड एंड मैन्ड बाय अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, आई एम श्योर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन चूंकि कोई उसका फ्रेमवर्क लॉजिकल नहीं है, कोई उसकी जो फाउंडेशन है वो किसी साउंड फुटिंग पे नहीं बाकी है, और क्या लॉजिकल है पाकिस्तान में पिछले 20-25 साल से, और क्या लॉजिकल हो रहा है पाकिस्तान तो में? फिर जो आप देखना चाह रहे हैं, आप व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, वो अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छा, पीपल वुड आर्ग्यू नहीं, कि अमेरिका के पास टेक्निकल एक्सीलेंस भी है, उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, उनके पास आईवी लीग के ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं कि जो बैठ के पॉलिसी मेकिंग भी करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन? उनकी भी तो कोई नताइज इतने कोई हौसला अफजा नहीं है। नहीं, आपने दे हैव नॉट बीन लुकिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, दे हैव बीन यूजिंग देयर मिलिट्री। तो हम तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ कर जा रहे हैं। लेकिन इवन व्हाइल दे बीन यूजिंग द मिलिट्री अफगानिस्तान में, डू यू थिंक कि वो उनको सक्सेस हुई नहीं, है? हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सक्सेस की डेफिनेशन के एक कॉन्फ्लिक्ट अलकायदा को तो उन्होंने उड़ा दिया, एक पटाखा नहीं बजा वहां अमेरिका में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, आप जंग को नहीं तकमील तक ले जा सके तो अब आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं मैटर को, वरना आप जंग को जारी रहने दें जिस तरीके से श्रीलंका ने रहने दिया और 27-28 साल लड़ते रहे और अल्टीमेटली LTT का खात्मा कर दिया। तो हम वो नहीं चाह रहे कि 27-28 साल तक हम लड़ें, हम चाह रहे हैं कि 10-12 साल के बाद हम इसको किसी ना किसी हद तक किसी लेवल पे ले जाएं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे फाउंडेशन साउंड ना हो, आजकल के हालात के मुताबिक ना हो, वहां पे ये जिरगे झटका तरीका 6 बंदे भेज दिए जाके बातचीत के लिए, ये चीजें काम नहीं करती। तो आपका, मैं आपकी बात से यह अखज़ कर रही हूं कि इतने बड़े मसले के लिए आपको लगता है कि 3-6 बंदे रिजॉल्व नहीं कर सकते। माजर के साथ वी हैव टू टेक अनदर ब्रेक अगेन फॉर अ न्यूज अपडेट। बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, स्टे विद अस। वेलकम बैक, लेट्स गेट आवर टीथ बैक इनटू द कन्वर्सेशन। और डिबेट चल रही है डायलॉग की। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आपको मैंने इंटरप्ट किया जी। छोटी-छोटी कुछ वो चीजें बताई थी अबाउट दी, आपने हमें बहुत मायूस कर दिया। एक तो आपकी जो इत्तेहादी जो कोalition में पार्टीज हैं वो आपको मायूस कर रही हैं। नहीं, मैं तो देखिए फाउंडेशन के लिए बहुत लेट नहीं हो गया? मायूसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक तरीका होता है ना काम करने का, अगर हम उस तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस के तो फिर दैट लीड्स मी टू बिलीव कि हम मसला रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे। अगर अमेरिका रिजॉल्व नहीं करना चाह रहा तो क्या हमारी भी नियत ही का प्रॉब्लम है? क्या हम भी रिजॉल्व नहीं करना चाह रहे? हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो इतनी एजुकेशन रखते हैं जो कि इन मामलात को जानते हुए फिर उसके अंदर उन सम भी करेंगे उस सारी प्रोसेस के अंदर। ये भी एक इशू है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो 4 आदमी है 4 आदमियों को एजुकेट किया जा सकता है। तो क्या वो नियत की कमी है? इन तमाम लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक्सपर्ट्स उनको बुला के लेक्चर 2-3 घंटे के दिए जा सकते हैं। बहरहाल उसको छोड़ दीजिए। लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, तो आई डोंट नो हाउ मेनी हैव आई अटेंडेड। बातों से नहीं मानते हैं। नहीं तो फिर आप चली जाइए, अगर आपने अटेंड किया हुआ सब कुछ तो फिर इनको हटा देते हैं, आप चली जाइए। मैं यही कह रही हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैंने इन सबको देखा हुआ है, मैंने इन सब चेहरों को देखा हुआ है। नहीं, अगर आप सारे ये आज जितने चेहरे, मौलाना साहब, अब देखें ना, जो भी मुज़ाकरात के हामी थे। मैं एक बात कर लूं, अगर कॉन्फ्लिक्ट जी, अगर आप इजाजत दीजिए, देखिए अगर मेरा और आपका मसला है तो फिर तो हम आपस में अलग रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये तो बात आप मुझे बुला रही हैं सवाल पूछने के लिए, आई मस्ट आंसर व्हाट यू, सो आई हैव टोल्ड यू दिस इज माय फर्स्ट, उसके ऊपर मेरे ये खदशात हैं जो मैंने पहले
دوسری چیز یہ ہے کہ 3 پارٹیز ہیں اس وقت. ایک پولیٹیکل ہے جو کہ طالبان کی اپنی پارٹی ہے, دوسری ان کی کنسلٹیٹو کمیٹی ہے جو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی پارٹی اور گروپ ہے, اور تیسرا وہ گروپ ہے جو کہ حکومت نے اپنے لیے کچھ 4 لوگوں کو اور اس کو اکٹھا کیسے کیا. ڈسکرائب کریں گے آپ؟ اچھا, اب آج پرابلم حکومتی کمیٹی کو آج پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہماری ان کی طالبان کی کنسلٹیٹو کمیٹی ہے, ابھی تک ان کی ملاقات طالبان کی پولیٹیکل کمیٹی سے نہیں ہوئی, اور آج وہ ان سے ملنے جا رہے تھے. یعنی جب تک ان سے ملیں گے نہیں تو طالبان کس دن اپنا منہ دکھائیں گے اسٹیٹ کی کمیٹی کو, تاکہ وہ آپس میں یہ پتہ لگے کہ اب مل کے بیٹھ گئے اور آپس میں بات چیت کرنا شروع ہو گئے. یعنی وہ منہ دکھائی بھی تو ہونی چاہیے نا کسی دن, یا یہ کہ صرف یہ مولوی ابراہیم کو دیکھیں گے اور پروفیسر ابراہیم ہو گیا ان کا صاحب کہ بنو اور وزیرستان کے درمیان کہیں ملاقات ہو. نہیں ملاقات نہیں, لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ آپس ہی میں جب کنسنسس نہیں ہے, کنسنسس ان میں نہیں ہے جو کہ کمیٹی کے ممبران ہیں, تو نو بڈی از کلیئر. کل بھی ہم نے پروگرام کیا تو کسی کو بھی بریفنگ نہیں تھی, نہ حکومتی کمیٹی کو بریفنگ ہے, نہ جو طالبان کے نامزدگان ہیں ان کو کوئی بریفنگ ہے. اس لیے جو شروعات ہیں وہی اتنی کنفیوزڈ ہیں, اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کنفیوزڈ ہیں کیونکہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسا فریم ورک, لیکن یہ تو ہمارا کچھ رواج بھی ہے. آپ کی اپنی پارٹی کنفیوز ہے. کفایت اللہ صاحب نے آج اتنا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میں تو چاہ رہا تھا, اور اس بات پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مجھے پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے روکنا پڑا. میرے خیال میں دیکھیے پارٹی کا کلیکٹیو وزڈم ہے, کلیکٹیو ڈیسیجن ہے. ہم انڈیویجول سب پارٹی کے کلیکٹیو وزڈم کے تابع ہیں اور فیصلے کے تابع ہیں. امن کے لیے ہم نے سب کوششیں کی ہیں. یہ انڈیویجول کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا اور پارٹی کو جو ہے کرٹیسائز کرنا, میرے خیال میں یہ جو ہے پارٹی ڈسپلن کے مطابق نہیں ہے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے اس ملک کے انٹرسٹ میں کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آپ ایک ایسا پروسیس سرٹیفائی نہیں کر سکتے جس کے معنی تو یہ ہوتا کہ وہ یہ بیان بھی نہ دیتے. نہیں, ہم تو کلیئرفائی کرنا چاہتے ہیں. ایک پوزیشن آ گئی ہے, کسی نے اوپینین دیا جو ہمارا پارٹی کا ہے. سرٹیفکیشن تو آپ کو طالبان سے چاہیے ہوگی. نہیں, ہمیں کیونکہ طالبان نے تو سرٹیفکیشن آپ کو نہیں دی. شاہد اللہ شاہد نے کہا کہ مولانا کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے. ان کی رائے دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جمہوریت ہے. ہم سمجھتے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ علیحدگی کا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس کو ہم سرٹیفائی کریں, اس کو کریڈیبل ہم مان لیں, ہمارے بہت سے ناؤن ان ناؤن ہے, جب تک ان کا جواب ہمیں نہیں دیا جاتا ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ڈاؤن دا لائن کوئی ایسا پروسیس ہوتا ہے, پھر اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئے جو اس مذاکرات کا حصہ ہے. ایک بات, ہم جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت پڑا ہے. ہم نے ماضی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں. لال مسجد کا واقعہ ہوا جس میں مذاکرات کیے گئے. میں نے پوچھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, جو شاہد اللہ شاہد نے کہا بات آپ کا اپنے آپ پہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمارا بہت ٹرسٹ ہم نے اپنے آپ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مولانا صاحب کو پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں ریحان, لیکن میری بات سنیں. پہلا جو اس مذاکرات کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ ہے, اس پہ کسی نے جلد میں فنش, ہم نے اس پہ سب پارٹیوں سے زیادہ ہم نے کام کیے. 1 سال ہم نے جرگہ کلیکٹ کیا. تو پھر آپ کو اعتماد کیوں نہیں ہے کہ آپ آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ پروسیس پہ اعتماد نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو فی الحال مذاکرات ہیں یہ آئین کے خلاف ہے. پہلی بات اس کی وجہ یہ ہے, بات بار بار کی گئی ہے, وجہ یہ ہے بنیادی طور پر باغی گروپ سے ہمارا آئین نہیں کر اجازت نہیں سکتے. دیتا کہ آئین سے آپ مذاکرات آرٹیکل 5 کے بعد دیکھیں بار بار, ایک تو مذاکرات 2 طرح کے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انہیں ایک ریاست تسلیم نہیں کر سکتے, اور ریاست کے طور پہ ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. آرٹیکل 5 آئین کا کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ سائنا qua non ہوگی کسی بھی بات کا سٹیزن کے ساتھ. ایک منٹ فواد چودھری صاحب, آپ PPP سے آپ کا تعلق ہے, آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں نے APC پہ پھر سائن ہی نہیں کرنا تھا؟ اگر ان سے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, آپ نے مذاکرات ہم نے کلیریفائی کیا. ہم نے کلیریفائی اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات کے اوپر ہماری کنڈیشنلٹیز ہیں. بلاول صاحب نے 3 کنڈیشنز رکھی. پہلی بات کہ آئین کو مانو مساق نہیں, اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن ہم کنسنسس سے علیحدہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے خود کو, اور ہم تو خلاف ہے. خیر مذاکرات کے اوپر ان سے مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 7 مذاکرات کے اوپر بھائی آپ پھر ہمیں کہتی کہ آپ پوری پاکستان ایک طرف کھڑے, آپ لیگلی کہہ رہے ہیں نا. میں آپ جب باغی گروپ سے آئین اجازت ہی نہیں دیتا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے, ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کو مانے. ہم کہہ رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کو مانے. یہی بات اس وقت بھی کر رہے تھے, یہی بات بھی آئین کے باہر مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. دوسری بات جو بنیادی طور کے اوپر ہے نا, 2 بنیادی مطالبے ہیں ان کے, باقی تو ایسی ساری بکواس ہے. مطالبے ہے کہ ایک یہ کہ شریعت نافذ کرو. اب شریعت سے کیا مراد ہے؟ جو افغانستان ابھی آپس میں میٹنگ بالکل بھی نہیں. مولانا عبدالعزیز نے, پروفیسر ابراہیم صاحب نے ابھی میرے ساتھ کچھ دیر پہلے پروگرام میں یہ کہا کہ ہمارا صرف طالبان کا بنیادی
مطالبہ ہے شریعت نافذ کرو. اور شریعت سے کیا مراد ہے؟ جو نظام سوات میں تھا, جو نظام افغانستان میں تھا, ہم اس شریعت کو قطعی نہیں مان سکتے. لیکن ایک منٹ, ہماری شریعت سوات آپ نے کیا تھا, آپ کی حکومت میں ہوا تھا؟ نہیں, اس سے پہلے تھا نا وہ. اس میں سوات میں تو ہم نے یار سوات میں تو ہم نے کامیاب آپریشن کیا تھا. ایک منٹ, نہیں لیکن سوات اکارڈ ہوا تھا 2 مہینے کے لیے تو تھا. نہیں, وہ ہم نے ختم کیا تھا, کنسنسس کریٹ کیا تھا. وہ تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کا. آپ کا سوات پیس اکارڈ 2 مہینے کے لیے تھا ویلڈ؟ 2 مہینے میں نہیں نا امن ہو سکا. ہم نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ نہیں کر رہے. مقصد ہی یہ تھا, طالبان نے سائن کیا تھا اور وہ ہٹ گئے تھے. تو اس میں کلوزز نہیں ہو گئے تھا نا. لیکن 2-3 کلوزز ایسے تھے جو کہ سب سے ماورا آئین تھا. وہ ماورا آئین نہیں, ہم لے کے آئے. نہیں, لیٹس کلیریفائی ون تھنگ. سوات پیس اکارڈ میں تھا نا یہ کہ باربر شاپس پہ اٹیک نہیں کریں گے طالبان. اگر یہ کیا تھا تو انکانسٹیٹیوشنل تھا, غلط تھا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ شریعت کی جو بات کریں تو اس وقت وہ کیسے مان گئے تھے؟ بالکل غلط کیا تھا جس نے بھی کیا تھا. اگر ایسا دیکھو وہ مان گئے تھے. نہیں, میں کہتا ہوں غلط تھا. دوسرا مطالبہ یہ ہے شریعت کا, ایسی کوئی شریعت کی تشریح ہمیں نہیں ماننی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے تو غلط کرتی ہے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک شریعت کا کانٹیکسٹ ہے نا, کانسیپٹ ہے, یہ ہم پھر بھی جمپنگ ٹو اسامپشنز کیونکہ ابھی کوئی مطالبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کہا یہ مطالبہ ہے شریعت کی بنیادی. جہاں تک بات ہے کیس, لیکن میں صرف لیگلی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی آیا نہیں, ہمارے پاس ابھی کلیریفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں شریعت کے لیے اور لڑائی کیا ہے؟ شریعت کے لیے تو بریلوی مولانا علماء بھی ہونے چاہیے, شیعہ بھی ہونے چاہیے. یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. باقی اس کمیٹی میں سارے ایک ہی سوچ کے لوگ ہیں. بریلوی شیعہ تو ہے ہی نہیں اس کمیٹی میں. سب کے سب ایک ہی فوقا ہے. اس لیے ان سب کو جب تک ہم طالبان کی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, طالبان کی کمیٹی کے شریعت تو تبھی چودھری صاحب نے, AVM صاحب نے مسئلہ کی صحیح نشاندہی کی ہے. دیکھیے شریعت پہ کوئی کنٹروورسی کسی کو نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آئینی جو راستہ ہے اس میں اسلامی اس میں 11 مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہاں پہ. اگر وہ کنسنسس ان کے درمیان ہوتی ہے ایک مسئلے پہ اور وہ سجیسٹ کرتے ہیں, اس کے لائٹ میں اگر پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے, یہ 6 لوگوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ہمارے شریعت کا مطالبہ کرنا گناہ نہیں ہے. یہ سارے اختلاف ہے کہ کہاں پہ کس طرح اس کے لیے آئینی طریقہ. آپ نے عبدالعزیز صاحب کو مینشن کیا ہے تو ہم بڑی کوئکلی ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا, شریعت ہی کے بارے میں پوچھا اور ان گروہوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے ہمارے آئین اور شریعت کے بارے میں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے گروپس اگر میں سمجھتا ہوں مسلمان ہی ہیں, اگر مسلمان ہیں تو قرآن و سنت پر سب کو آپ حلف لے لیجئے اور ان سے قسم لیجئے جا کر, تو وہ انشاءاللہ اس پر قسم اور حلف دیں گے کہ ہم قرآن و سنت ہی کا نفاذ کو ہی ہم شریعت کا نفاذ سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروپ ایسا ہو جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے نفاذ کی بات کرتا ہے یا سنت رسول کے علاوہ کسی اور کی کتاب کی بات کرتا ہے. غلط بات کر رہے ہیں, ایسے غلط سنت کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہیں, اگر وہ نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں تو قرآن و سنت سے کوئی باہر نہیں جاتا. تو کیا ہم نفاذ شریعت سے ڈر رہے ہیں؟ انٹرپریٹیشن دیکھیے تمام کا تمام جو فرق ہم ڈر رہے ہیں ان کی شریعت سے, ہم ڈرتے ہیں بھائی. جس میں ویکر گروپس کی کوئی اوقات نہ ہو, جس میں عورتوں کو اور بکریوں کو ایک طرح ٹریٹ کیا جائے, جس میں اقلیتوں کا کوئی حق نہ ہو, ہم اس شریعت کو نہیں ماننے والے بھائی. ہم تو رحمت للعالمین کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں, ہم بابا فرید شکر گنج کی شرح کو فالو کرنے والے ہیں, ہم داتا گنج بخش کی شرح کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہم ان کی شریعت کو کیسے مان لیں؟ یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں ان 6 لوگوں کو کہیں, ان 6 لوگوں کو کہیں کہ کل پہلے دن شیعہ کلنگ کو جو ہے مذمت کریں, میں مان جاؤں گا. طالبان کا نہیں ہے, شریعت ہم سب کا ہے. یہ اسلامی یہ 6 لوگ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی گروپ کی مونوپلی ہے. یہ ایک ہی گروپ کے لوگ میرے خیال میں اس کے اوپر دیکھ لیں, اس کے اوپر کیا کہنا کہ اسلام جو ہے وہ اس کی مونوپلی ہے طالبان کی. میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہوا بیک ٹو اسکوائر ون. تو پھر وہی آپ سے گزارش کی تھی کہ پھر آپ مذاکرات کی پہلے مذاکرات کی شوق ہی ختم نہیں ہو رہا. نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کا ہم کیا کریں, لوگوں کو روز مروا کے ان کو پتہ نہیں. آپ بھی کیا پاپولر بینڈ ویگن پہ جمپ کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کو حامی نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو یور این اپوزیشن, آپ اس وقت بھی اپوز کرتے ہیں. پہلی بات ہے میں تو خیر ذاتی طور پہ اگر آپ کہیں میں تو ہمیشہ اپوز کرتا ہوں, میں تو چاہتے ہی نہیں کوئی مذاکرات کریں. اب پیپلز پارٹی لیکن آپ نے 4 مہینے کا اور مزید بہانہ دے دیا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب ٹاکس کی بات آپ کر رہے ہیں اور ٹاکس کی بات چلتی آ رہی ہے تو یو آر گیونگ ٹائم. ٹائم ہو رہا ہے, ان کو ہم مضبوط کر رہے ہیں. 7 معاہدے ہم نے پہلے کیے, اور دوسری بات یہ کیا آپ نے اے پی سی پہ سائن کر کے ٹائم دیا. یار دوسری بات یہ کیا, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کنسنسس کریٹ کر کے غلط نہیں کیا, جو میں بھی سمجھتا ہوں ہم نے غلط کیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہمیں بالکل علیحدہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ایک سوچ تھی, جس طرح اچکزئی صاحب نے ابھی کہا کہ کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے پارٹی کا, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ
इकट्ठा होना चाहिए, कंसेंसस लगना चाहिए, वज़ीर आज़म को तगड़ा लगना तो चाहिए। यहाँ दूसरी तक point- ये बात प्रूव हुआ कि कलेक्टिव विजडम को एक्चुअली कभी कभी नजरअंदाज कर देना चाहिए। कलेक्टिव विजडम खुली तौर पे कभी गलत नहीं हो सकती, ये फैक्ट है, ये सियासी पार्टियों में है। कलेक्टिव विजडम उनकी नहीं, वो गलत जाती थी। राय वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने डिसीजन किए, उन्होंने कहा कि कलेक्टिव विजडम था तो वी बाउ डाउन, अब कह रहे हैं कि कलेक्टिव विजडम गलत था। देख मेरी जाती राय एक हो सकती है, लेकिन जो पार्टी डिसीजन है वो सुप्रीम है, हमने उसको इसके ताबे। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं चौधरी साहब, कलेक्टिव विजडम भी हम नहीं मान रहे। आप देख रहे हैं कि आपस ही में पार्टीज में अगर इतना तफरी की राय है, देखिए अब पहली बात तो ये है कि अब कोई मंतक बनती है इस कमेटी की, अमन हासिल किया जा सकता है डायलॉग के जरिए, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी चीज नहीं इरफान सिद्दीकी साहब की मौज लगी हुई है रोजाना। Would you say dialogue with a deadline? नहीं, देखिए डायलॉग विद अ डेडलाइन इज वेल देयर शुड बी टाइमलाइन, इट नॉट अ डेडलाइन बट शुड बी टाइमलाइन। अच्छा, दूसरा ये है कि डायलॉग बिटवीन तालिबान एंड द स्टेट, दिस इज व्हाट इज नीडेड। ये दरमियान में से जो एक पख निकाली है ना 3-4 लोगों की, इसको हटा देना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 महीने भी फोटो आप चलता रहे, ये भी फोटो आप है? जो शहजाद शरीफ साहब जिसके ऊपर ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, ये तो शरीयत का नफाज हो गया। दूसरा बड़ा मासूमाना मुतालबा है, वो मुतालबा ये है कि करज़ई हुकूमत एक अमरीकी इम्पोज्ड गवर्नमेंट है, लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत वहां पे जहादियों की मदद करे ताकि करज़ई हुकूमत को उल्टाया जा सके। अब हम 80 मुल्कों से दुनिया में टक्कर मार दें इनको? नहीं, हरगिज़ नहीं, डिमांड posturing है। अमरीकी जंग से बाहर आने सवाल ही का पैदा मतलब नहीं है, रोज यही बातें होती हैं। nobody can never consider अमेरिका that। को ये छोड़ दें। सीरियस डिमांड नहीं है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो सकता है कि वो भी तंग आ गए। लिसन मी आप, अगर वो भी तंग, तालिबान भी तंग आ गए हो, अगर वो भी तंग आ गए होंगे, हम तो जाहिर है तंग आए हुए, हमने बहुत कुर्बानियां दे दी हैं। एक लम्हा लगता है अपनी नियत बदलने में। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि हमारी तरफ पे जब वो एतराज करते हैं कि इखलास कम है, तो क्या उनकी कोई वैलिडिटी है इस स्टेटमेंट में कि इखलास कम है? आप भी नियत पे शक कर रहे हैं, आप भी नियत पे शक कर रहे हैं, तो तालिबान क्यों ना शक करें? टॉकिंग टू तालिबान, क्या इखलास इसमें? मुझे बताएं, सवाल इखलाक इरफान सदीकी साहब जब भी बात करेंगे वह पाकिस्तान में औरतों की के जाएंगे, आपको भी तालिबान खान का लेवल मिल जाएगा ये बात करने के। पाकिस्तान में औरतों के जो हकूक हैं वो खतरे में है जब इरफान सदीकी तालिबान से बात करते हैं। पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक खतरे में है जब अंसार अब्बासी और या 12 साल जो तालिबान ने जंग की है ना पाकिस्तान की रियासत के साथ, ये इसलिए नहीं की कि उनको कंपनसेशन मिले, इसलिए नहीं मिली कि वहां पे जो फौज है वो वापस आ जाए। इन्होंने एक प्रोफाउंड मकसद के लिए किया, मेरा ख्याल है। अगर तो कंपनसेशन के लिए किया फिर तो पॉलिटिकल एजेंट ही कंपनसेशन कर सकता है। अगर प्रोफाउंड मकसद है तो प्रोफाउंड मकसद का मतलब यह है कि डायलॉग में बहुत डीप होगा, और उस डेप्थ का मतलब यह है कि पाकिस्तानी की रियासत को फिर उनके ऐसे मुतालबात जिसमें गालिबन शरीयत का अमल दखल है, शायद ये भी मुमकिन है कि वो अपना पॉलिटिकल स्टेटस चाहते हैं, वो स्टेक्स के अंदर हिस्सेदार बनना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर 12 इयर्स आर्म स्ट्रगल। वो कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल शक्ल दे दी जाए। अगर हम टेररिस्ट को पॉलिटिसाइज करें तो इसमें कोई बुरी बात है? वी हैव एग्जांपल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। नथिंग व्हेदर वी हेट देम और नॉट, पॉलिटिसाइज करने में कोई एतराज है? जो बंदा 4 बंदों को वोट कर लेगा वो भी स्टेक होल्डर बन जाएगा हमारे बाद। एक मिनट दूसरी जो चीज है ना, जो बंदा 60,000 लोगों की जाने हमने लूज की हैं, तो उसको पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहिए। देखिए हमारी जो रिलीजियस पार्टीज है ना, पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज, इनका मैक्सिमम वोट 3% मेरा हाल है एवरेज पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से इससे ज्यादा वोट नहीं मिला। अगर ये डायनामिज्म और ये आर्म स्ट्रगल जो पिछले 12 साल की है, जिसने बड़ी हद तक पाकिस्तान के एक माशरे को भी इफेक्ट किया है, ये दे कैन होप टू बेनिफिट फ्रॉम दैट बाय जॉइनिंग हैंड्स विद देम, और वो इनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। मैं रेहाम खान, देखिए मैं आप एक मेरा हाल पैसा शैसा नहीं है इस चीज के अंदर, और शरीयत तो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हो सकती है, उससे बात नहीं हो सकती। मैं वैसे एक छोटी सी बात मैं तो बोला ही नहीं आज यार, बिल्कुल बोलते हैं। अच्छा एक बात, अगर हमने इस मुल्क में जो फार राइट एक्सट्रीम आप कहें, रेडिकलाइजेशन कहें, एक्सट्रीमिज्म, तालिबान, जो भी आप उसका नाम देना चाहते हैं, अगर इनके नैरेटिव को आप काउंटर करना चाहते हैं तो रीड माय लिप्स, लेफ्ट सेकुलरिस्ट आइडिया से आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपने मॉडरेट रिलीजियो एमएमए भी आपने इसी चक्कर में बनवा ली। मुझे बोलने देना, एहतिशाम ज़मीर साहब से मुझे आप बोलने एहतिशाम ज़मीर साहब आपका अच्छा साहब आप कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड, यानी कि मिडिल ग्राउंड ढूंढे। मैं ये कह रहा हूँ इस मुल्क में मिडिल ग्राउंड आप तो मैनर्स मैनर्स आप सिखाएं पहले, आप इन्हें बोलने दें, आप बोलें। नो लेट मी स्पीक, आप बोलो ना, प्लीज लेट मी फिनिश, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। आर्गुमेंट में इक्वल्स ऑफ विजडम से बात बोलना, नो इट्स मैनर्स, इट्स नॉट मैनर्स। नो लेट मी फिनिश माय पॉइंट एंड प्लीज कीप ये अपनी आवाज वापस। सॉरी, नो आई एम सॉरी, इट्स नॉट मैनर्स। लास्ट 20 सेकंड रह गए। सॉरी जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त अगर उम्र का पता होना चाहिए, बात कैसे कर, फिर आप बोल
रहे हैं अच्छा, बात यह है कि अच्छा मैंने कहा अच्छा सेंटर है हमारा, उस पे हमारा 73 आइन खड़ा है, उसके लिए सब कंसेंसस है। अगर हमने इस नैरेटिव को करना है तो आप जो पॉलिटिकल फोर्सेस है उसको आइसोलेट ना करें, उनके नैरेटिव से आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज को शिकस्त दे सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे मिस्र की सूरत हाल पैदा जेयूआई राइट विंग की या अलजायर की सूरत हाल, पीटीआई चली गई, ये सेंटर में आ गए हैं। देखिए फवाद साहब, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जेयूआईएफ, अब तो वो भी नहीं दिखाई दे रहे और हमें भी नहीं समझ आ रहा कि अब हम किस तरफ देखें। लेकिन शायद हम इस डिस्कशन से तो ये अखज़ करेंगे कि अगर डायलॉग ही करना है तो we'll have to find some middle ground, whether we like it or not perhaps, and if we don't like the middle ground then we have to come to some sort of a decision, और वही decisive action हमें दिखाई नहीं दे रहा। I'm sure कि ये debate will go on in the coming weeks and we will keep a close eye on it। आप देखते रहिएगा और जहां रहिए शाद बात रहिए। अल्लाह हाफिज। This program was brought to you in association with